वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम अमरनाथ और आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गर्भ शारीर के बारे में। तो गर्भ शारीर क्या होता है? गर्भ शारीर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे गर्भावक्रांति शारीर। गर्भावक्रांति शारीर को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो इसमें से निकलता है गर्भ की अवक्रांति, यानी कि गर्भ की अवक्रांति कैसे होती है। इस अध्याय में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि गर्भ की अवक्रमण किस प्रकार से होती है, गर्भ की संप्राप्ति, गर्भ की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, इसके बारे में विवरण हम लोग आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं गर्भ की परिभाषा से। तो गर्भ को परिभाषित करते हुए यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार से शुक्र और शोणित का मिलन होता है, गर्भ को परिभाषित करते हुए यह बतलाया गया है कि जब गर्भाशय में शुक्र और शोणित, पुरुष का शुक्र और महिलाओं की शोणित का जब मिलन होता है, तत्पश्चात उसमें जब जीव से हमारा मतलब है यहाँ पे आत्मा, चेतना, ये सभी जीव के सिनोनिम्स हैं। तो जब गर्भाशय में शुक्र और शोणित का मिलन होता है और उसके बाद जब उसमें जीव का स्थान ग्रहण होता है, जीव की चेतना का अधिष्ठान होता है, तब उसे हम लोग गर्भ कहते हैं। गर्भ को उदाहरण के तौर पे समझाते हुए इस तरीके से बताया गया है कि जिस प्रकार से प्रकृति और पुरुष आपस में एक दूसरे का समवाय बना करके, एक दूसरे के साथ संबंध बना करके सृष्टि का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार गर्भाशय में शुक्र और शोणित आपस में समवाय संबंध बना करके मिल करके एक गर्भ की उत्पत्ति करती है। तो यहाँ पे एक बतलाया गया है, यहाँ पे एक चीज बोला गया है शुक्र और शोणित। तो फिर एक सवाल उठता है कि शुक्र और शोणित, क्या सभी के सभी शुक्र और सभी के सभी शोणित आपस में मिलकर के गर्भ की उत्पत्ति कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सभी के सभी शुक्र और सभी के सभी शोणित जो है वो गर्भ की उत्पत्ति के लिए सही नहीं है। शुक्र कैसा होना चाहिए और शोणित कैसा होना चाहिए, इसके बारे में महर्षियों ने ये बतलाया है, कहा है कि शुक्र और शोणित बिल्कुल ही विशुद्ध होनी चाहिए। विशुद्ध शब्द से हमारा मतलब है विशेष प्रकार की शुद्धता, यानी कि शुद्ध शुक्र और शुद्ध शोणित आपस में मिलकर के एक गर्भ की उत्पत्ति करते हैं। तो सुश्रुत ने इस बात को बतलाया है कि शुद्ध शुक्र का क्या विवरण होता है, शुद्ध शुक्र कैसा होता है। इस बात को समझाते हुए सुश्रुत कहते हैं कि शुक्र जो है वो स्फटिक श्वेत के समान होना चाहिए, स्फटिक श्वेत होना चाहिए, बिल्कुल श्वेत, इसका वर्ण जो है वो बिल्कुल सफेद होना चाहिए। ये बिल्कुल तरल होना चाहिए, तरल लिक्विड के फॉर्म में होना चाहिए, इस तरीके से बोल सकते हैं। स्निग्धता होनी चाहिए, उसमें मधुरता होनी चाहिए, मधु के समान गंध वाला होना चाहिए। ये जो होते हैं वो शुद्ध शुक्र के लक्षण हैं। और चरक ने शुद्ध शुक्र के बारे में ये बतलाया है, ये बिल्कुल सांद्र युक्त होना चाहिए, गाढ़ापन उसमें होना चाहिए, उस रस में मधुर होना चाहिए, स्निग्धता होनी चाहिए, इसमें गुरु होना चाहिए, पिच्छिल होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। तो अगर आप इसको याद करना चाहते हो, याद करने का अगर आप कोई एक ट्रिक यूज करना चाहते हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये सारे गुण जो हैं, जैसे में हो गया स्निग्धता हो गया, मधुर हो गया, है ना, या फिर सांद्रता गुण हो गया, या फिर रस में मधुर हो गया, स्निग्धता हो गया, गुरु हो गया, पिच्छिल हो गया, सफ़ेद हो गया, ये सारे के सारे जो हैं वो कफ के गुण हैं। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये सारे के सारे कफ के भी गुण हैं। तो इस प्रकार से कफ के गुण अगर आपको याद है तो आप इसमें वही ट्रिक को यूज करके इसमें भी आप लिख सकते हो। जैसे में कफ का गुण क्या होता है, मधुर, कफ जो होता है वो मधुर रस जो है वो कफ को बढ़ाता है ना, तो मधुर हो गया। स्निग्धता कफ का गुण ही है, गुरु कफ का गुण है, पिच्छिल कफ का गुण है। थैंक यू सो मच।